हे एवरीवन। तो यार अब बारी आ चुकी है हमारे आखिरी यूनिट प्रोबेबिलिटी की। और प्रोबेबिलिटी के यूनिट को हम पूरे वन शॉट को नहीं, छोटे छोटे 3-4 हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। और कारण उसका ये है कि यार प्रोबेबिलिटी में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फील। और टॉपिक के साथ क्वेश्चन पढ़ने के साथ फील आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हूं, मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन हूं, मैं टोटल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड हूं, मैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स का केस हूं, मैं बेस थ्योरम का केस हूं। ऑलराइट, तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके के क्वेश्चन में क्या फील है, किस तरीके के क्वेश्चन को इनमें से किस टूल का, किस थ्योरम का इस्तेमाल करके सॉल्व करना चाहिए। तो हर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और हर एक पर्टिकुलर थ्योरम की फील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बातों बातों में मैंने आपको यह भी बता दिया कि कितने सेक्शंस में हमें इस पूरे टॉपिक को डिवाइड करना है। और ये 15-20 मिनट के वीडियोस के फॉर्म में आपको तीनों चारों पार्ट्स करने हैं। हालांकि मैं इसका वन शॉट भी दे सकता था, वो हार्डली 1.5 आवर्स का बनता या 2 घंटे तक का मैक्सिमम बनता, बट डेफिनेटली अगर आप इसे टुकड़ों में करेंगे तो आपको ज्यादा फील आएगी। ठीक है, तो देखते हैं यार, पहला पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। पहला पार्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी का है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। Conditional probability. Alright, so this is the part 1 of conditional probability. देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है, होने की संभावना बतानी है, बशर्ते कोई दूसरा इवेंट ऑलरेडी हो चुका हो। यानी एक किसी इवेंट ई के होने की, अकरेंस की प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोवाइडेड कोई एफ इवेंट ऑलरेडी हो चुका हो। ऑलराइट, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है पहले वो देखते हैं, फिर फील लेंगे यार सवालों के साथ। देखो, कोई भी आपके पास सैंपल स्पेस होता है, तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट ई की निकालते हैं, प्रोवाइडेड एफ ऑलरेडी हो चुका हो, प्रोवाइडेड एफ ऑलरेडी हो चुका हो, इसको निकालने का तरीका होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। समझना, हाँ, लैंग्वेज समझना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, विथ रिस्पेक्ट टू द कंडीशन, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ई की, प्रोवाइडेड इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, एफ ऑलरेडी हो चुका है, एफ ऑलरेडी हो चुका है। तो इसको सिंबलिकली लिखने का क्या तरीका होता है, इसको सिंबलिकली लिखने का तरीका होता है पी ई बाय एफ। ई बाय एफ का मतलब क्या है कि ए बात के होने की प्रोबेबिलिटी देख रहे हो, प्रोवाइडेड एफ बात जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है ना। शब्दों पे गौर फरमाइएगा। इसी तरीके से ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब होता है, ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन आपको याद होगा सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनियन और इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आप कॉमन एलिमेंट्स की चर्चा करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स की चर्चा। और पी एफ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। ठीक है, सिमिलरली आप ये बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इवेंट एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। न्यूमरेटर वाला इवेंट आपको देख रहा है, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर वाला ऑलरेडी अकर कर चुका हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, ये तो बस नोटेशन को समझ रहे हैं यार, सवालों को करना बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ प्रोवाइडेड इवेंट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको कैसे देख सकते हो, आप इसको बोल सकते हो कि देखो यार मैथमेटिकली ये कैसे निकल कर आएगा, सेम पैटर्न पर बेस्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्रोवाइडेड कौन सा पहले हो चुका हो, ई पहले हो चुका हो। तो ई पहले हो चुका होगा यार, उसमें से एफ के होने की क्या संभावना है, तो यार वो कैसे पता चलेगा, जो ई और एफ के कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनसे पता चलेगा। सिमिलरली एफ पहले हो चुका हो, अब ई के होने की प्रोबेबिलिटी कैसे पता चलेगी, जो कॉमन एलिमेंट सी और एफ के होंगे उनसे पता चलेगी, है ना। तो इसीलिए वो ऐसे पता चल रही है। और दोनों से खास बात कंक्लूड करने वाली क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। यदि मुझे पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, यदि मुझे पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए,
तो वो निकालने का तरीका हो सकता है, मैं पहले ये निकाल लूं कि प्रोबेबिलिटी एफ के होने की कितनी है, प्रोबेबिलिटी एफ के होने की कितनी है, और उसके बाद मैं ये निकाल लूं कि प्रोबेबिलिटी ई के होने की कितनी है बशर्ते एफ पहले हो चुका हो। प्रोबेबिलिटी ई के होने की कितनी है बशर्ते एफ पहले हो चुका हो। या फिर इसको लिखने का तरीका क्या है, भाई आपको कॉमन चीजें होने की प्रोबेबिलिटी देखनी है। कॉमन चीजें होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकल सकती है, प्रोबेबिलिटी ई के होने की निकाल लो और उसके बाद प्रोबेबिलिटी एफ के होने की निकाल लो बशर्ते ई पहले हो चुका हो, बशर्ते ई पहले हो चुका हो। बात समझ में आ रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, देखो दोनों से मैथमेटिकली कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी एफ इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी इनटू ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी बशर्ते एफ पहले से हो चुका हो। सिमिलरली यहां से प्रोबेबिलिटी ई इवेंट होने की इनटू एफ इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड एफ ई जो है वो ऑलरेडी अकर कर चुका हो। प्रोबेबिलिटी ई के होने की डॉट प्रोबेबिलिटी एफ के होने की प्रोवाइडेड ई ऑलरेडी अकर हो चुका हो। फील समझ में आई है ना? चलो खटाक से सवालों के साथ शुरुआत करेंगे, मगर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखिए, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज समझेंगे हम। सबसे पहले क्या है यार, सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि यदि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, यदि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो किसी एफ इवेंट की, प्रोवाइडेड एफ पहले से ही हो चुका हो, प्रोवाइडेड एफ पहले से ही हो चुका हो, तो ये 1 होगा। और प्रोबेबिलिटी निकालनी हो पूरे के पूरे सैंपल स्पेस की, प्रोवाइडेड एफ पहले से हो चुका हो, तो ये भी 1 होगा। ध्यान से समझिएगा, ये एफ सेम इवेंट है ऑब्वियसली, और ये एस क्या है, एस इज योर सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, सैंपल स्पेस के इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोवाइडेड एफ पहले से हो चुका हो। तो टेक्निकली इसको समझने का कारण क्या है, इसको समझने का तरीका क्या है, देखिए आप ये बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एफ तो 1 ही होगा नेचुरली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस विद रिस्पेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्रोवाइडेड एफ पहले से हो चुका हो, तो इसको आप बोलेंगे मैथमेटिकली एस और एफ के इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स और एफ वाला। अब यार एस और एफ के इंटरसेक्शन वाले कौन से एलिमेंट्स होंगे, सैंपल स्पेस और किसी एक इवेंट के कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, इवेंट वाले। क्यों सर? क्योंकि सैंपल स्पेस में तो सब कुछ होता है ना यार, मैं सब कुछ कैरी कर रहा हूं, मेरे पास सब कुछ है, और तुम कहते हो सर मेरे पास ये 4-5 चीजें हैं। तो अगर कोई ये देखे कि तुम्हारे पास और मेरे पास कॉमन क्या है, तो यार मेरे पास तो सब कुछ है सपोज करो, और तुम्हारे पास 4-5 चीजें हैं, तो तुम में और हम में कॉमन क्या, वही 4-5 चीजें जो आपके पास है ना? तो हम क्या बोलेंगे कि यार एस और एफ में इंटरसेक्शन यानी कॉमन क्या, ये भी एफ ही होगा और ये भी एफ है, तो यार ये तो सेम ही चीज है, ये तो दोनों सेम ही चीज है, तो ये क्या निकल कर आ गया 1, ये क्या निकल कर आ गया 1। सिमिलरली अगर मैं प्रोबेबिलिटी एफ और एफ की देखूं, मतलब एफ इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी देख रहा हूं मैं, प्रोवाइडेड एफ पहले हो चुका है, मतलब वही इवेंट हो चुका है और उसी के होने की दोबारा प्रोबेबिलिटी देख रहे हो, वही इवेंट हो चुका है और उसी के होने की दोबारा प्रोबेबिलिटी देख रहे हो, तो यार 1 ही होगा ना यार, एक इवेंट हो गया, अब उसी के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ जब वो ऑलरेडी हो चुका है, तो यार जब वो ऑलरेडी हो चुका है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी 100% है, यानी कि 1 है। यहां से देखा भी जा सकता है मैथमेटिकली, ये एफ और एफ का इंटरसेक्शन आएगा और ये एफ आएगा, तो यार एफ और एफ में कॉमन क्या, एक इवेंट और उसी इवेंट में कॉमन क्या, उस इवेंट के एलिमेंट्स। भाई मेरे पास भी वही 10 चीजें, तुम्हारे पास भी वही 10 चीजें, बोलो कॉमन क्या, वही 10 चीजें। इसका मतलब आप बोलेंगे कि ये भी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और ये भी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्या निकल कर आया 1। बात समझ में आ गई? तो देखिए दोनों को आप बोल सकते हैं, तो इस तरीके से समझा जा सकता है। लैंग्वेज पे, शब्दावली पे फोकस करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको कि उसके पीछे की फील क्या है, और मेरा सजेशन यही है फील पे फोकस करो। सिमिलरली दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि यार अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, तो इसको निकालने का तरीका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सेट थ्योरी से आता है यार, मतलब जब भी आपको ए यूनियन बी चाहिए होता है तो आप एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। तो दिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन सेट थ्योरी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है फॉर डिसजॉइंट इवेंट्स, फॉर डिसजॉइंट इवेंट्स
डिसजॉइंट इवेंट्स यार वो होती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग होते हैं। तो डिसजॉइंट इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या ऐसे एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी में हो, यानी ए और बी दोनों में कॉमन हो, ऐसे एलिमेंट्स जीरो होते हैं यार, ऐसे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। सो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो होता है वो पी ए प्लस पी बी से निकल जाता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? डिसजॉइंट इवेंट्स मतलब अलग थलग है यार, अलग थलग है मतलब इनका एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स कितने होंगे? जीरो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कितनी होगी? जीरो। तो फॉर्मूले के मुताबिक ए यूनियन बी जो है दोनों में से किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों में से किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए और बी, या तो ए हो जाए या बी हो जाए, और इसको बोला जाता है ए एंड बी। मतलब ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, ध्यान से समझिएगा, ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, तो वो इंटरसेक्शन से मिलेगा कॉमन। या तो ए चलेगा या तो बी चलेगा, यूनियन से मिलेगा। तो जब भी पी ए और बी पी ए प्लस पी बी से मिले और पी ए एंड बी जीरो हो जाए, मैं रिपीट करूंगा इसे, जब भी पी ए और बी पी ए प्लस पी बी से मिले और पी ए एंड बी जीरो हो जाए, इन दैट केस आप क्या बोलेंगे यार? इन दैट केस आप बोलेंगे कि डेफिनेटली ये इवेंट्स कैसे हैं? डिसजॉइंट इवेंट्स। इन इवेंट्स को क्या कहा जाएगा यार? टेक्निकली डिसजॉइंट इवेंट्स कहा जाएगा। ऑलराइट, चलिए किस्से को आगे बढ़ाते हैं और देते हैं कहानी का रूप। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश एफ। ई डैश एफ का क्या मतलब है? ई डैश का मतलब ई कॉम्प्लीमेंट नॉट हैपनिंग, मतलब अगर ई इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, यदि पी ई इवेंट ई होने की प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है तो पी ई डैश जो होगा वो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को दर्शाएगा। तो इस बात का मतलब सर बहुत सरल है कि सर अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 20% है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी 80% होगी। यानी अगर होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.8। कैसे पता? 1 माइनस 0.2 करते हैं, क्योंकि इवेंट का होना और ना होना दोनों मिलके 1 है। तो ना होना कैसे पता चलेगा? 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। तो आप बोलेंगे ऐसा ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी वैलिड होता है कि प्रोबेबिलिटी कि इवेंट ई ना हो बशर्ते एफ ऑलरेडी हो चुका हो, यह निकलेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि इवेंट ई हो चुका हो बशर्ते एफ भी पहले हो चुका था। मैं फिर से बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी इवेंट ई के ना होने की प्रोवाइडेड एफ की अकरेंस ऑलरेडी देख रहे हैं, दैट विल बी गिवन बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई के होने की प्रोवाइडेड एफ इवेंट जो है वो पिक्चर में नहीं है, पिक्चर में ऑलरेडी है, कंडीशनल है। ठीक है ना, बशर्ते ये ऑलरेडी हो चुका। मुझको लगता है बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, करें सवालों की शुरुआत। देखिए एग्जाम्पल 1 क्या है यार? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बता रहा है 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी बता रहा है 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बता रहा है 4/13। इवैल्यूएट पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए पी ए कंडीशनल कि बी ऑलरेडी हो चुका हो, सो दिस विल गिव यू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बशर्ते बी ऑलरेडी हो चुका हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी बशर्ते बी ऑलरेडी हो चुका हो। इसको निकालने का तरीका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। सही है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको दे रखा है क्वेश्चन में 4/13, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है यार। और प्रोबेबिलिटी बी के होने की कितनी है? 9/13, सो दैट विल बी इक्वल टू 4/9। दैट विल बी इक्वल टू 4/9। पूछा नहीं गया है आपसे और एक्स्ट्रा ज्ञान का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम ये भी कह सकते थे, अगर किसी ने हमसे ये पूछा होता प्रोबेबिलिटी बी बाय ए बताओ, मतलब इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी प्रोवाइडेड event A has already occurred, है ना? मतलब इस बात का मतलब क्या है कि आपको B की प्रोबेबिलिटी बतानी है बशर्ते A जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो आप इसको बोलेंगे फॉर्मूले के मुताबिक ये P B इंटरसेक्शन A है।
अब ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, ए एंड बी, ये तो एक ही बात होती है, बाय पी ए। इसको क्या बोला जाता है? बी एंड ए, या फिर ए एंड बी, एक ही बात है, ठीक है ना। ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। ऐसी सूरत में बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी तो आपको ऑलरेडी 4/13 दिया है, मगर ए होने की प्रोबेबिलिटी यार 7/13 है, तो आंसर 4/7 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आंसर 4/7 आ जाएगा। और एक बात और है यार, क्योंकि ये 4/13, ए इंटरसेक्शन भी 4/13 है, इसका मतलब हमको ये भी समझ में आ रहा है कि क्योंकि ये जीरो नहीं है, सो दीज आर नॉट डिसजॉइंट। अगर ये ए इंटरसेक्शन भी जीरो होता तो आप बोलते कि ये इवेंट्स कैसे हैं? डिसजॉइंट इवेंट्स। देखिए मैंने आपको सिखाया भी था, अगर ए इंटरसेक्शन भी जीरो होता या ए यूनियन भी पी ए प्लस बी भी होता तो आप कहते ये डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, मगर ऐसा अभी नहीं है, ठीक है ना। डिसजॉइंट इवेंट्स एक अलग कहानी है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एक बिल्कुल अलग कहानी है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स अभी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पार्ट 2 के बाद पढ़ेंगे, पार्ट 3 में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के, अभी केवल पार्ट 1 चल रहा है। फिर भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि अक्सर चैप्टर खत्म होने के बाद थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, डिसजॉइंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, एक्सक्लूसिव क्या है, एग्जॉस्टिव क्या है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इंडिपेंडेंट, डिसजॉइंट, ये सब बहुत अलग बातें हैं। सम अप कर दूंगा लास्ट में, टेंशन नहीं लेने का, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली है, एक परिवार है जिसमें 2 बच्चे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो हम फैमिली को फैमिली का सेट देखते हैं या सेट ऑफ 2 चिल्ड्रन देखते हैं। सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस क्या है? हमारा जो सैंपल स्पेस है वो सैंपल स्पेस है कि यार पहला बच्चा बॉय हो सकता है, दूसरा भी बॉय हो सकता है। दूसरा ऑप्शन पहला बच्चा बॉय, दूसरा बच्चा गर्ल। तीसरा ऑप्शन पहला बच्चा गर्ल, दूसरा बच्चा बॉय। चौथा ऑप्शन दोनों ही गर्ल्स। आप समझ पा रहे हैं क्या? है ना। तो जो आपके पास 2 बच्चे हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो बॉय बॉय हो सकते हैं, बॉय गर्ल हो सकते हैं, गर्ल बॉय हो सकते हैं और गर्ल गर्ल हो सकते हैं, ठीक। अब इसमें कोई आपसे ये पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बताते हैं, what is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy? So probability of event E1, E का मतलब है at least one of them is boy, at least one is boy। तो at least one boy की probability क्या है? आप बोलेंगे कि सर ऐसा है कि यहां पर बॉय कम से कम एक बॉयज वाले कितने ऑप्शन है? बीबी में कम से कम एक बॉय है, बीजी में कम से कम एक बॉय है, जी बी में कम से कम एक बॉय है, जी का मतलब गर्ल, बी का मतलब बॉय, जी जी में कोई बॉय नहीं है। तो कम से कम एक बॉय, 1 2 3 पहले 3 ऑप्शंस में है और टोटल सैंपल स्पेस 4 है यार। तो ये तो निकला आपका 3/4, ये तो निकला 3/4, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? दूसरी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। What is the probability that both the children are boys? What is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy? तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं F की। F क्या है? बोथ आर बॉयज। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं F की। F का मतलब है बोथ आर बॉयज, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी बोथ आर बॉयज की क्या है? आप बोलेंगे कि सर प्रोबेबिलिटी बोथ आर बॉयज की है कि भाई 1 है और टोटल सैंपल स्पेस 4 है, टोटल सैंपल स्पेस जो है वो 4 है। और अगर कोई हमसे ये पूछे कि प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बताइए, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, तो आप बोलेंगे कि जरा ध्यान से समझिए, ई इंटरसेक्शन एफ इसका मतलब है कि कम से कम एक बॉय हो, कम से कम एक बॉय हो, उसमें ये वैलिड थे और दोनों ही बॉयज हैं उसमें केवल ये वैलिड है। तो ऐसे कितने ऑप्शन है? ऐसे ऑप्शन है यार एक, तो ये भी कितना निकल कर आ जाएगा 1/4 कि मतलब एक कम से कम बॉय है उसके लिए 3 ऑप्शन है, दोनों ही बॉयज हैं उसके लिए एक ही ऑप्शन है। तो दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ऑप्शन कौन सा है? ये बीबी वाला कॉमन ऑप्शन है और टोटल सैंपल स्पेस का साइज क्या है यार? 4 है, तो इसका मतलब 1/4 निकल कर आएगा, है ना। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? अब आपसे पूछा जा रहा है, नाउ ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताइए
कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, प्रोबेबिलिटी बताइए इवेंट एफ की, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, प्रोवाइडेड ई जो है वो ऑलरेडी दिया हो, गिवन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ऑलरेडी अ बॉय। तो आप बोलेंगे कि फॉर्मूले के मुताबिक ये पी ई इंटरसेक्शन एफ होता है बाय पी ई होता है। पी एफ की जरूरत ही नहीं है, पी एफ की जरूरत ही नहीं है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज नॉट इवन रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये जो हमें दिया गया है ये रिक्वायर्ड ही नहीं है यार, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो बस आपको बता क्यों दिया, क्योंकि क्लैरिटी लेना अपना काम है यार, क्लैरिटी लेने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सब जो समझ में आ रहा है सब लिख दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पीई होगा, ठीक है ना, प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी इवेंट ई ऑलरेडी हो चुका हो, तो आप बोलेंगे कि ये है यार 3/4, ये है 3/4 और ई इंटरसेक्शन एफ है 1/4, तो इसका मतलब जवाब कितना है आपका 1/3। जवाब कितना है 1/3। मुझको लगता है बात समझ में आ गई है ना। देख लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी सा सवाल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, और इस चैप्टर में एक्सरसाइज क्वेश्चन से ज्यादा एग्जांपल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बेस थ्योरम के बारे में बात करो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में बात करें, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बात करें, या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें, तो इन 4 हिस्सों में हम पढ़ने वाले हैं पूरे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को, जिसमें एनसीईआरटी के एग्जांपल्स का ज्यादा सहारा लेंगे। और ध्यान रहे यार, टॉपिक को फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन को किस तौर तरीके से करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। 10 कार्ड जिनके नंबर 1 से 10 तक लिखे गए हैं उन्हें एक बॉक्स में मिक्स किया गया है, मिक्स्ड अप थॉरोली, एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, तो यार आपका सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस। तो आपका जो सैंपल स्पेस है, आप बोलेंगे कि वो सैंपल स्पेस है 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, 10 नंबर्स हैं, ये आपका सैंपल स्पेस है। अब इसमें आपसे कोई कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। इवेंट ई क्या है? इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, तो ये मोर देन 3 है। तो मोर देन 3 वाले कितने नंबर्स होते हैं यार टोटल? तो 4 से लेके 10 तक ओवरऑल 7 नंबर्स हैं आउट ऑफ 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 कितनी हो गई यार? प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 हो गई 7/10। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, इट इज एन इवन नंबर। तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है? इवन नंबर। तो यार 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक 5 इवन नंबर होते हैं और 5 ऑड नंबर होते हैं। तो आप बोलेंगे कि 5 इवन नंबर है, 5 ऑड नंबर है, यानी कि आपने इसे 1/2 बोल दिया, 1/2 बोल दिया, 5/10 और 1/2। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि ई इंटरसेक्शन एफ बताइए या एफ इंटरसेक्शन ई, ये कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि 3 से ऊपर के ऐसे नंबर, ध्यान से समझिएगा, 3 से ऊपर के ऐसे नंबर जो इवन हो, 3 से ऊपर के ऐसे नंबर जो इवन हो। तो 3 से ऊपर सर नंबर होते हैं 7 और ओवरऑल 5 इवन थे, जिनमें से केवल 2 हट चुका है। तो कितने इवन बचेंगे यार? 6 4, दोबारा से देखते हैं, टोटल 5 इवन थे, 5 ऑड थे, लेकिन 3 से ऊपर बचे हुए 7 नंबर में कितने इवन नंबर है? तो ओवरऑल 5 इवन नंबर थे, जिसमें से 2 हट चुका है, तो बचे कितने? 4। कौन कौन से? 4 6 8 10, 4 6 8 10। तो आप बोलेंगे यार कॉमन जो है 3 से बड़ा इवन नंबर, इंटरसेक्शन 3 से बड़ा इवन नंबर, दिस एंड दिस। तो 3 से बड़ा होना चाहिए और इवन नंबर भी होना चाहिए। तो ऐसे 4 नंबर मौजूद हैं आउट ऑफ 10, 4 नंबर मौजूद हैं आउट ऑफ 10, या इसे 2/5 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो इवन नंबर है, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ है, प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब है एफ है, प्रोवाइडेड ई ऑलरेडी हो चुका हो, इट इज नोन कि भाई वो मोर देन 3 है। तो पी एफ बताना है आपको कि वो इवन नंबर है, प्रोवाइडेड ई ऑलरेडी हो चुका हो। तो फॉर्मूले के मुताबिक ये पी ई इंटरसेक्शन एफ होगा बाय पी ई होगा, है ना, पी इंटरसेक्शन एफ होगा बाय पी। नीचे वाला ही आता है यार, नीचे वाला ही आता है। तो फिर से अगर आप देखें तो ये हमारे पास कैसा निकल कर आ रहा है यार? यूजलेस निकल कर आ रहा है। पिछली बार भी देखिए मैंने बताया था आपको कि ये नॉट रिक्वायर्ड, ये अभी भी कैसा निकल कर आ रहा है? यूजलेस निकल कर आ रहा है। पर हम लिख देंगे क्योंकि हमें आदत होनी चाहिए
सब कुछ देखने की, ठीक है ना, क्या पता एग्जामिनर हमसे क्या पूछ ले। तो हम बोलेंगे ई इंटरसेक्शन एफ कितना है यार, 4/10 है, ई इंटरसेक्शन एफ 4/10 है, और पीई कितना है यार, वो 7/10 है। तो देखिए आंसर कितना निकल कर आ गया यार, 4/7 निकल कर आ गया, 4/7 निकल कर आ गया। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, फिर बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट यार। ऑल राइट ऑल राइट, बढ़ा रहे हैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे। अगला सवाल, इन अ स्कूल, एक स्कूल है, देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। तो सैंपल स्पेस कितना है आपका यार, सैंपल स्पेस है आपका 1000 का, 1000 स्टूडेंट्स। ऑलराइट, ये आपका सैंपल स्पेस है, ठीक। इसी में आपसे पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। तो 430 अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है यार, 430/1000, 430/1000 ये गर्ल के होने की प्रोबेबिलिटी है। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430, 430 में से 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, इसको पीई बोल देते हैं, गर्ल्स इन क्लास 12th, ये क्या है बेसिकली, गर्ल्स इन क्लास 12th, दैट विल बी इक्वल टू 10%, इसमें से 10%, तो 10% का मतलब है कि 10% ऑफ 430, ये टोटल वो गर्ल्स होंगी, ये टोटल वो गर्ल्स होंगी जो 12th में पढ़ रही हैं। 90% गर्ल्स 12th में नहीं पढ़ रही होंगी, केवल 10% यानी केवल 43, 430 का 10% 43 होता है। ये टोटल गर्ल्स जो है वो 12th क्लास में पढ़ रही होंगी। तो गर्ल्स, आप किसी भी गर्ल, आप किसी भी स्टूडेंट को रैंडमली पिक करें, उसके 12th क्लास की गर्ल स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आप किसी भी स्टूडेंट को रैंडमली पिक करें, उसकी प्रोबेबिलिटी गर्ल स्टूडेंट होने की 430/1000 है। 12th क्लास की गर्ल स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 10% ऑफ 430/1000, which means that will be equal to 0.043। या इसी को आप बोल सकते हैं ऊपर 0.43 था, इसका भी 10% हो जाएगा यार, तो 0.043 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, अब वो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th। वो ये आपको ये बताना है कि वो स्टडी कर रही है क्लास 12th में, गिवन दैट द चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, गिवन दैट द चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, ठीक है। तो इस बात को आप बता देंगे। आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 12th में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये तो देखो और क्या देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि गर्ल्स भी हैं और क्लास 12th में भी है। ध्यान से समझिएगा, ये गर्ल भी है और क्लास 12th भी है, मतलब गर्ल होना एक इवेंट है, क्लास 12th में होना एक दूसरा इवेंट है। और ये कह रहे हैं कि गर्ल भी है और क्लास 12th भी है, तो मुझे तो इसे कायदे से ना ई इंटरसेक्शन एफ लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए यार, ई इंटरसेक्शन एफ। मैं थोड़ा सा या इसे रिपेयर करने की ट्राई कर रहा हूं, तो क्या लिखना चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक। मतलब, और इसे मैं बोल देता हूं एक पीई इवेंट, पीई इवेंट है ना, कि ई का मतलब क्या है, गर्ल स्टूडेंट होनी चाहिए। ई का मतलब क्या है, गर्ल स्टूडेंट। एफ का मतलब क्या होगा, क्लास 12th में पढ़ने वाला स्टूडेंट। ई का मतलब है गर्ल स्टूडेंट, एफ का मतलब है क्लास 12th में पढ़ने वाली स्टूडेंट, पढ़ने वाला स्टूडेंट, और ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है क्लास 12th में पढ़ने वाली गर्ल स्टूडेंट, या गर्ल स्टूडेंट वो जो क्लास 12th में पढ़ती हो। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टडीइंग इन क्लास 12th एफ, प्रोवाइडेड वो ई हो, ये आपको गिवन है, ये वो ई हो, ये आपको गिवन है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, पी एफ इंटरसेक्शन ई, या ई इंटरसेक्शन ए एफ बोलो, एक ही बात है। और पी ई इंटरसेक्शन एफ, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है, डिवाइडेड में पीई, ठीक है। तो ये आपको दिया है, एक है 0.043 और एक है यार 0.43। तो देखिए आंसर कितना आया, ये निकल कर आ गया 0.f। बात समझ में आई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई इज गर्ल स्टूडेंट होना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, एफ का मतलब 12th क्लास में होना, ठीक।
तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब वो गर्ल स्टूडेंट जो 12th क्लास में हो या वो स्टूडेंट जो गर्ल भी है 12th में भी है, ठीक है ना। तो ऐसे कितने हैं 10% ऑफ 430 यानी कि केवल 43 आउट ऑफ टोटल कितने 1000, तो वो ये निकल कर आया है ना। चलिए मुझको लगता है समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो ये आखिरी सवाल है यार अभी के लिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फील आ जाएगी यार इस सवाल से। इन सवालों के साथ हर टॉपिक के साथ मैंने 5 सवाल अटैच किए हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सब कुछ है, ठीक है, टॉपिक्स को किश्तों में पढ़ने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक होगा, वहां से आप क्लास नोट्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। रिवीजन किए बगैर सोएंगे नहीं। और इतना ही नहीं यार, हम लोग टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसको भी क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि लास्ट मिनट अपडेट्स तक वहां पर बताई जाती है, ठीक। तो वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। वापस आ जाते हैं। और इसके अलावा भी यार 3 पार्ट्स और होंगे प्रोबेबिलिटी के, इतने ही टाइम ड्यूरेशन के कि बहुत जल्दी जल्दी इसमें हमने ज्यादा खींच लिया, अदरवाइज हम 15-20 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। इस बार ज्यादा लेने का टाइम रीजन ये था कि मैं आपको बता सकूं कि यार प्रोबेबिलिटी में करना क्या क्या है। तो ये पार्ट 1 चल रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी पार्ट 2, फिर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स पार्ट 3, और उसके बाद हम बात करेंगे बेस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 4 ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, सो अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका गया है, तो टोटल आउटकम्स पता है यार अपने को कितने होते हैं 36 होते हैं। एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या है, सम ऑफ नंबर्स टू बी 6। तो सम ऑफ नंबर्स टू बी 6 कितना होगा यार, सम ऑफ नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। तो ये नंबर निकालते हैं इसका पहले, ये कौन कौन से हैं। तो इवेंट ई को सेटिस्फाई करने वाले आउटकम्स कौन कौन से। तो आप बोलोगे 1 5 है ना, 2 4 है, 3 3 है, 4 2 है, 5 1 है। मुझको लगता है यही है। तो 1 2 3 4 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितनी निकल कर आ गई यार 5/36। टोटल आउटकम्स तो यार 36 थे, है ना। समझ में आया क्या बोला मैंने। अब और सुन लो, और क्या कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये तो पहला सवाल आपने देखा है जिसमें बकायदा पूछ रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ, अदरवाइज वो टैग के साथ नहीं आएगा कि मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हूं। अगर ऐसे सवाल आ गए तो चिंता ही नहीं है यार, पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगनी है। तो नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। सो एफ नंबर 4 अपीयर्स एटलीस्ट वंस। तो एटलीस्ट वंस का मतलब है कि 2 बार भी चलेगा, कम से कम 1 बार होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि इसमें क्या क्या है भाई, 4 के साथ 1 आ सकता है, 4 के साथ 2 आ सकता है, 4 के साथ 3 आ सकता है, 4 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 5 आ सकता है, 4 के साथ 6 आ सकता है। भाई ये तो 6 हो ही गए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट 1 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 4 आ सकता है, 5 के साथ 4 आ सकता है, 6 के साथ भी 4 आ सकता है। तो 6 ये हो गए, 6 पहले वाले, 6 दूसरे वाले। मगर यार इसमें एक रिपीटेड है, देखिए 4 4 और 4 4 ये रिपीटेड है। अगर ये रिपीटेड है तो इसको अपने को एक ही बार काउंट करना चाहिए। तो 6 ये सेट और 6 ये सेट, टोटल 12, उसमें से एक रिपीट हो रहा है। तो इनफैक्ट डिस्टिंक्ट कितने हैं 11, डिस्टिंक्ट कितने हैं 11। सो आप बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ कितना है, 11 आउटकम्स फेवरेबल है टोटल कितने में से 36 में से। 11 आउटकम्स फेवरेबल है टोटल कितने में से 36 में से। ऑल्सो अगर कोई हमसे ये बोले कि ई इंटरसेक्शन एफ बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब आप ये बोल रहे हैं कि नंबर का सम 6 भी होना चाहिए, नंबर का सम 6 भी होना चाहिए और उनमें से एक कम से कम 4 होना चाहिए। तो यार ऐसे तो 2 ही हिस्से हो सकते हैं, 2 ही केस हो सकते हैं, 2,4 एंड 4,2। भाई 4,4 में चलेगा नहीं, कम से कम 4,4 तो 8 हो जाएगा सम। तो सम क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, राइट। और कम से कम एक बार 4 आना चाहिए। तो ऐसे 2 ही सेट्स हैं। सो अगर कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बताइए, तो ये कितना निकल कर आएगा यार 2 आउट ऑफ 36।
फाइनली आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताइए कि 4 आ चुका है, 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। सो आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वंस, एफ बताइए, प्रोवाइडेड ई ऑलरेडी हो चुका हूं, ठीक है ना, एंड द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, तो ई ऑलरेडी हो चुका है, अब एफ होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो कैसे बताएंगे भाई, ये ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा या एफ इंटरसेक्शन ई आएगा, डिनोमिनेटर में यार पीई आएगा, तो ई इंटरसेक्शन एफ यार 2/36 है और पीई क्या है, वो 5/36 है। देखिए तो आंसर कितना निकल कर आ गया, 2/5 आ गया, दैट्स ऑल, 2/5 आ गया, दैट्स ऑल। क्लियर है, फील आ चुकी होगी यार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, है ना। तो चलिए ये पूरा डिस्कशन आपके सामने रहा, फटाफट से आप इसको कंप्लीट कीजिए, तब तक मैं आपके लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी का भी वो लेकर आता हूं यार, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी का वीडियो भेजता हूं। जब तक आप उसको करोगे तब तक फिर हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर आप वो कर चुके होगे तो फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सबसे मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आने वाला है यार वो बेस थ्योरम से ही आएगा, तो उसको तो नजरअंदाज करना ही नहीं है। तो पार्ट 4 बेस थ्योरम विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस है। ऑलराइट, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, फटाफट से इसे कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बाय बाय।